एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पुल मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम चैप्टर जो हमारा चल रहा है साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एंड जो समीकरण है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट सेकंड होगा। आप सभी को पहले ही मैं बता दूं, पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट हमने बना दिया है। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद में यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ डिस्कस किया था रासायनिक परिवर्तन एवं प्रदर्शित करना, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण फोर्थ, ये फिफ्थ सिक्स्थ तक हमने कवर कर लिया था। उसके बाद में आज हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, जिसका नाम है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का मतलब यहाँ पे ये है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप्स की होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रकार जो आता है हमारे पास में, उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या आता है भाई? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन यानी आपको पहले ही नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन मतलब कि मिलने वाली, संयोजन मतलब कि मिलकर किसी उत्पाद को बनाना। जब दो अभिकारक मिलकर किसी एक उत्पाद को बनाएंगे तो वो क्या होगी? एक संयोजन अभिक्रिया होगी। संयोजन यानी मिलना होता है। तो इसके बारे में देखो कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद मतलब कि एक उत्पाद बनाते हैं और दो अभिकारक होंगे। कितने अभिकारक होंगे? दो अभिकारक होंगे जो मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद में देखो कि एग्जाम्पल है वो बना रखा है। क्या बना रखा है कि A+B है, तो उनकी जब हम अभिक्रिया करवाएंगे, जब A+B की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? C उत्पाद मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में पता चली होगी, जो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। फिर उसके बाद में हम उदाहरण पे चलते हैं, जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल ये है कि कोयले का दहन। पहला एग्जाम्पल हमने लिया कोयले का दहन। दहन मतलब कि जलाना। जब हम कार्बन यानी कोयले को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुक्त होती है, वो उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद बनता है। क्या बनेगा भाई? उत्पाद बनेगा। और हमने रिएक्शन किसकी करवाई? कार्बन और ऑक्सीजन की। तो ये क्या है? ये क्या है भाई? ये है हमारे अभिकारक। क्या है? अभिकारक। फिर उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल जो आता है वो आता है जल का निर्माण। क्या आता है भाई? जल का निर्माण करना। कि जल का निर्माण कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो जल का निर्माण करने के लिए हम पहले H2O लेंगे। क्या लेंगे? H2O मतलब हाइड्रोजन गैस, और उसको हम ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करवा देंगे तो हमारे पास जो एग्जाम्पल बनेगा, जो हमारे पास उत्पाद बनेगा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा रोंग कर रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ऐसे तीर से हम डिनोट करते हैं। किससे? तीर से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा? H2O पानी यानी कि लिक्विड, जल बनेगा। जल क्या बनेगा भाई? जल बनेगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल जो हमने लिया वो लिया कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी हमने अभिक्रिया करवाई पानी के साथ तो हमें क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, जो एक क्या है? बुझा हुआ चूना। हिंदी में नाम क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड का? बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। और जो हमारे पास अभिकारक उत्पाद बना उसका नाम क्या होता है? बुझा हुआ चूना। क्षेपीय अभिक्रिया क्या आती है भाई? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, यानी कि मुक्त होती है। क्या होती है? उत्सर्जित होती है या मुक्त होती है, तो वो क्या है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है।
तो इसका एग्जाम्पल हमने लिया, क्या लिया, प्राकृतिक गैस का दहन। किसका, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस में क्या आती है, मीथेन आती है। जब मीथेन की हम क्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमारे पास ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और उसके साथ साथ पानी मिलता है और ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है यहाँ पे। तो ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। बाद में जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है श्वसन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में CaH12O6 की जब हम क्रिया करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जल मिलता है और ऊष्मा मुक्त होती है। क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है भाई, ऊष्मा मुक्त होती है। इसके बाद में जो सेकंड अभिक्रिया हमारी आती है वो आती है वियोजन अभिक्रिया। क्या आती है भाई, ध्यान से देखना, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया आती है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें देखना कि इस अभिक्रिया के एकल अभिकारक, इस अभिक्रिया के जो एकल अभिकारक हैं वो टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। कि इस अभिक्रिया में एक तो अभिकारक है, वो क्या होगा, अभिकारक एक है। इसमें क्या है, एकल अभिकारक। एकल अभिकारक का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभिकारक एक होगा और वो क्या करेगा, दो उत्पाद में टूट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने ले रखा था ए क्या था, एक एकल अभिकारक था और जो हमारा BC था वो था एक उत्पाद। तो जो हमें उत्पाद मिला, ए की अभिक्रिया जब हमने करवाई तो B+C जो हमें उत्पाद मिला। फिर उसके बाद में इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जो आता है, जो फर्स्ट अभिक्रिया आती है वियोजन अभिक्रिया में, उसका नाम है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन में क्या होगा, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। ऊष्मा द्वारा वियोजन किया गया मतलब कि हम जो तीर होगी, जिसकी अभिक्रिया करवाएंगे उसके ऊपर जो तीर होगी, जो अभिक्रिया होगी, उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे ऊष्मा, कि हम जो है वो ऊष्मा की प्रेजेंस में क्या करवा रहे हैं, एक अभिक्रिया करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। एक उदाहरण दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है 2FeSO4 फेरस सल्फेट की जब अभिक्रिया करवाई जाती है ऊष्मा की प्रेजेंस में तो क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फिर सल्फर ऑक्साइड SO3 निकलता है। ठीक है, उसके बाद में जो इसके ऊपर ये दे रखा है हेरा कि फेरस जो सल्फेट है, ध्यान से देखना कि जो फेरस सल्फेट है वो हरे रंग का होता है और जो हमारे पास उत्पाद मिला वो भूरा लाल रंग का होता है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल जो आता है हमारा वो आता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो एग्जाम्पल आता है क्रिया जब ऊष्मा की प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। जब ये ऊष्मा की प्रेजेंस में जब हमने जो चूना पत्थर है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास चूना पत्थर है, जो चूना पत्थर है इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये जो दो उत्पाद दे रखे हैं इनमें टूट जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना और जो कैल्शियम ऑक्साइड है इनमें ये टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अभिक्रिया आती है हमारी नेक्स्ट विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं इन चीज़ों के। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें। और अगर वीडियो अच्छा जा रहा है और आपको लगता है कि हमें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो आप लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, कि जब हम कोई अभिक्रिया है उसके अंदर क्या करेंगे, विद्युत को प्रवाहित करवाएंगे, यानी विद्युत को प्रवेश करवाएंगे और उसकी प्रेजेंस में जब हम क्रिया करवाएंगे तो वो विद्युत वियोजन अभिक्रिया होती है। तो इसमें देखना अभिक्रिया दे रखी है अपने पास, क्या दे रखी है,
अभिक्रिया ये है कि जब पानी है, H2O पानी है, उस पानी की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है पानी के अंदर, तो वो H2 और O2 में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो टूट जाता है। तो ये देखना, अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम अच्छे से लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटी सेव कर देता हूँ। हाँ जी, अब सभी को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अब हमने देखो पहले क्या लिया, एक बीकर लिया, प्लास्टिक मग लिया, उसके अंदर हमने हाइड्रोजन जो देखो परख नली ली, दो परख नलियाँ लिए, ये दो परख नली थी। इसके अंदर हमने परख नली के अंदर एक में तो हाइड्रोजन डाला, एक में तो हाइड्रोजन डाला, और जो दूसरा था उसके अंदर हमने ऑक्सीजन डाला, एक में ऑक्सीजन एक में हाइड्रोजन, और पानी तो इसमें था ही, पानी तो इनमें था ही। फिर इसके बाद में ये जो खाली जगह स्पेस बचा, जो ये स्पेस दिख रहा है आपको, इसमें हमने पानी भर रखा है। फिर उसके बाद में हमने जो ग्रेफाइट रोड ली, इसके अंदर ग्रेफाइट रोड ली ये वाली, और इसके अंदर भी ग्रेफाइट रोड ली। क्या ली? ग्रेफाइट रोड दो ले ली हमने। फिर उसके बाद में रबर स्टॉपर लगाया। क्या लगाया? रबर स्टॉपर लगाया। रबर स्टॉपर यहाँ पे जो देखो ये दिख रहा है आपको, रबर स्टॉपर यहाँ पे हमने लगा दिया। फिर उसके बाद में एनोड, ये एनोड रखा हमने। क्या रखा? एनोड रखा यहाँ पे। फिर यहाँ पे कैथोड रखा, एक साइड में कैथोड होता है, एक साइड में एनोड रखता है। यहाँ पे हमने एक स्विच लगा रखा है। क्या लगा रखा है? यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया कि हम इस अभिक्रिया को कभी भी बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। समझ में आया कि जब हम पानी की अभिक्रिया, विद्युत वियोजन कैसे होगा कि जब हम दो रोड को लेंगे, एक तो ग्रेफाइट रोड होती है, ग्रेफाइट रोड उनको परख नली के अंदर ये से लगाएंगे रबर स्टैंड के थ्रू। फिर इसके अंदर हम पानी रख देंगे। एक जो परख नली है उसके अंदर हाइड्रोजन रखेंगे और दूसरी के अंदर ऑक्सीजन रखेंगे। इनकी जब हम जो ये स्विच है इसको ऑन कर देंगे तो ये अभिक्रिया बन जाएगी H2 वाली, और क्या निकल जाएगा? H2 और ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी कि दो भागों में टूट जाएगा। तो ये विद्युत वियोजन यानी विद्युत की सहायता से हमने किया। तभी यहाँ पे देखो क्या लगा रखा है, तीर के ऊपर हमने लगा रखा है विद्युत। क्या लगा रखा है? विद्युत लगा रखा है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद में आता है प्रकाश वियोजन। क्या आता है भाई? प्रकाश वियोजन। की प्रकाश वियोजन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। किसकी उपस्थिति में? वियोजन का मतलब आप समझ गए होंगे। वियोजन का मतलब बहुत आसान है कि जब एक उत्पाद होगा, एक अभिकारक होगा, उससे मिलकर जब हम उसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? दो उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, ये वियोजन का मतलब होता है कि वियोजन का मतलब टूटना। क्या होना? टूटना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो हम ले लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड की क्रिया जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो वो क्या बनता है? सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट है वो लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। जब सिल्वर ब्रोमाइड की क्रिया भी करवाते हैं हम, किसकी प्रेजेंस में? सूर्य की प्रकाश की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ये सिल्वर और ब्रोमाइड के अंदर टूट जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और ये बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके डेली लाइफ में काम में आने वाली है। इसके बाद में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जब हम इस अभिक्रिया, देखना, इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जो ये अभिक्रिया है ना, कौन सी? ऊपर वाली जो अभिक्रियाएं हैं इनका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग हम करते हैं जो हमारी फोटोकॉपी होती है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट आता है अपने पास में, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
क्या आता है भाई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि जब अभिक्रिया हम करवाएंगे, अभिकारक को तोड़ना होगा, जब हमें अभिकारक को तोड़ना होगा तो हम क्या ले सकते हैं, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊष्मा की आवश्यकता हमेशा होती है। ये इसका मतलब है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी जो थर्ड इक्वेशन है वो आती है विस्थापन अभिक्रिया। क्या आती है? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। क्या बोला? इस अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसका कहने का मतलब है कि जब हम देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Fe था, ठीक है, इसकी क्रिया जब हम किस पे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा, जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को अपने साथ हटा देगा, यौगिक से विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है? SO4, तो इसको हटा देगा और Fe3 के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर जो है वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें थी इसमें बहुत आसान कि जब हम Fe की क्रिया C2SO4 यानी कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो FeSO4 फेरिक सल्फेट बनता है और उसके साथ कॉपर निकलता है। ठीक है, ये बनता है। इसके बाद में हमने एक प्रयोग किया, उसके अंदर देखो कि हमने एक स्टैंड ले रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्टैंड है। एक हमने परखनली ली, क्या ली? परखनली ली, परखनली दिखाई देती होगी। एक धागा लिया, ये धागा लिया हमने, ऐसे लगा रखा है धागा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या क्या ली, देखो ध्यान से देखो कि हमने एक तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे का विलियन डाल रखा है। ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है वो क्या है? कॉपर सल्फेट का विलियन है पूरा ऊपर तक। ठीक है, उसके बाद में हमने लोहे की कील ले रखी हैं दो। क्या ले रखी हैं? लोहे की कीलें ले रखी हैं दो, ये कीलें ले रखी है लोहे की दो। ठीक है, ये हमने प्रयोग किया। तो अब देखते हैं प्रयोग के बारे में क्या लिख रखा है हमने। लोहे की कील पर भरे रंग की कॉपर की परत जम गई है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया है। क्या हुआ? लोहे की कील पे भूरे रंग की कॉपर की परत लग चुकी है और जो कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग है वो FeSO4 के निर्माण में के कारण हो गया है। ठीक है, के कारण हो गया है, निर्माण के कारण हो गया है। अब यहाँ पे देखो अभिक्रिया जिंक की जब हम CuSO4 से करवाते हैं तो जिंक सल्फेट निकलता है और कॉपर निकलता है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील होने के कारण SO4 को ये अपने पास उठा लेगा, उसको अपने पास मिला लेगा। जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा? जिंक SO4 को हटाकर क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा, कॉपर मुक्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन के अंदर हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। दो यौगिक होंगे, क्या होंगे? दो यौगिक होंगे और उन दोनों यौगिक के बीच में आयनों का आदान प्रदान होगा। किसका? आयनों का आदान प्रदान। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट आपके पास ये रहा कि सोडियम NaSO2 की क्रिया, सोडियम सल्फेट की क्रिया जब बेरिलियम क्लोराइड से करवाई जाती है, BaCl3 से बेरिलियम क्लोराइड से करवाई जाती है,
तो क्या बनता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे देखना कि एन जो था सोडियम था वो क्लोराइड को लेके भाग गया। देखना क्या बोल रहा हूं मैं, सोडियम क्लोराइड को लेके भगा, और जो बेरिलियम था वो SO2 को लेके भाग गया और क्या बना लिया, BaSO4, और इसने सोडियम ने बना लिया NaCl, नमक बना लिया, सोडियम क्लोराइड बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि बेरियम सल्फेट के सफेद अविलीन अवक्षेपण का निर्माण हुआ, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। बेरिलियम सल्फेट के सफेद अविलीन अवक्षेप का निर्माण हुआ, सफेद अविलीन जो अवक्षेप था उसका निर्माण हुआ, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया का नाम हमने दिया। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है कि ऊष्मा अपचयन और अपचयन। उपचय, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होती है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि जब अपचयन अभिक्रिया क्या होगी, उपचयन अभिक्रिया क्या होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी, तो वो क्या होगी, अपचयन उपचयन अभिक्रिया होगी। उपचयन अभिक्रिया होगी, क्या होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। कैसे होगी, देखो कि हमने एग्जांपल लिया, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ हमने क्रिया करवाई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसमें पहले क्या था, कार्बन था। ध्यान देना थोड़ा सा कि पहले कार्बन था, इसकी क्रिया करवाई तो यहाँ पे इसके पास में क्या जुड़ गया, क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन जुड़ गया तो हम क्या बोलते हैं, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो क्या होती है, अब उपचयन अभिक्रिया होती है। और जब हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी हाइड्रोजन मुक्त होती है तो भी वो क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है। सेकंड एग्जांपल देखिए, जब कॉपर की ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई तो देखना यहाँ पे भी क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, CuO। पहले कॉपर अकेला था, पहले अकेला था, एक ही था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे देखना थर्ड एग्जाम्पल जो है, थर्ड एग्जाम्पल वो देखना कि जब CuO था, कॉपर ऑक्साइड था, उसकी हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्रिया करवाई और इसको हीट किया तो क्या बना, CuH2O बना। क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन का वियोजन हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ, हाइड्रोजन की कमी हुई, तो ये क्या बन गया, उपचयन अभिक्रिया बन गया। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई। अपचयन अभिक्रिया, इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा होगा। उसके अंदर उपचयन के अंदर क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना था और हाइड्रोजन की कमी थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होगी, ह्रास होगा और हाइड्रोजन का यहाँ पे जुड़ना होगा। बस ये सीधी सी सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है। तो देख लेते हैं हम पॉइंट जो हमने लिख रखा है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वो क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है यानी हाइड्रोजन जुड़ता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन अभिक्रिया होगी, और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलेगा बाहर तब भी क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं जो हमने ले रखा है CuO प्लस H2। क्या लिया हमने, CaO प्लस H2। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन था वो हटा, यहाँ से क्या बनाया, Cu बनाया, और H2 के साथ मिलके क्या निकल गया, H2O निकल गया। यानी कि जो हमारे पास क्या था, जो अभिकारक था CuO, तो यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हुई तभी तो ये आगे जाके Cu बना, है ना। इससे ऑक्सीजन हट गई तो ये इसके साथ जुड़ी हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जुड़ी, तो मतलब ये क्या है कि उपचयन अभिक्रिया है। देखो उपचयन अभिक्रिया तो कौन सी हो गई, देखो इसमें दोनों अभिक्रिया दे रखी हैं, आप ध्यान से देखें।
तो देखना कि Cu और O था, यहाँ से ऑक्सीजन हटा तो ये क्या बन गई, अपचयन अभिक्रिया बन गई। क्या बन गई, अपचयन अभिक्रिया बन गई। क्या बन गई, अपचयन अभिक्रिया बन गई। लेकिन ऊपर वाले पॉइंट में देखना कि हाइड्रोजन था अकेला, इसके साथ क्या बना, H2 ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब क्या हुआ, अब उपचयन अभिक्रिया। क्या हुआ, उपचयन अभिक्रिया। हमने उपचयन का क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन का जुड़ना, अब उपचयन, ठीक है। और अपचयन में क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन की कमी, उपचयन, अपचयन, ठीक है। ये चीजें थी, बहुत सिंपल चीजें थी जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार मेरे को कमेंट कर देना, मैं फिर से इस पे एक वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद में हम करते हैं आगे वाली चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। क्या लिखा है, हमने लिखा है कि जो इस अभिक्रिया का निर्माण, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बना लेता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब हमें कभी चैप्टर में या क्वेश्चन पेपर में ये दे रखा हो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी, तो हमें क्या लिखना है, ये पूरा हमें बना कर आना है, यही रेडॉक्स अभिक्रिया होती है भाई। चलिए अब आगे चलते हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपका ही हम सहयोग कर रहे हैं, आपके लिए ही हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव हम पढ़ने वाले हैं कि उपचयन अभिक्रिया का दैनिक जीवन, जो हमारा जीवन है, उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है संक्षारण। क्या आता है, संक्षारण। संक्षारण यानी कि जब कोई धातु आर्द्र धातु अम्ल आदि में संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण मतलब कि लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगना मतलब एक संक्षारण है। होता है कि नहीं होता, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण कहलाता है। यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण धातुओं को बचाया जा सकता है। जैसे हम जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उस पे जंग लगता है, तो जंग लग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो यही है कि हम विद्युत लेपन द्वारा भी, पेंट के द्वारा भी और यसद लेपन द्वारा भी हम को कम कर सकते हैं। संक्षारण का मतलब कि क्रिया कर कमजोर होना, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट हमारा, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, इसके बारे में देखो। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृति गंधिता कहते हैं। जैसे कि कोई ब्रेड है, वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री है, जैसे ब्रेड है या जो कोई सब्जी हो, कुछ समय के लिए पड़ी रहे, है ना, उसके बाद में उस पर बूफन आने लग जाती है और वो सड़ने लग जाती है, तो वही क्या होती है, विकृति गंधिता होती है। सड़ना या गंध आना, स्वाद में चेंज होना, ये क्या है कि विकृति गंधिता है। फिर विकृति गंधिता रोकने के उपाय क्या क्या है, बहुत अच्छी चीजें हैं। यह आपके चैप्टर की अंतिम पड़ाव पे हम आ चुके हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। प्रतिओक्सीकारक का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, विकृति गंधिता रोक सकते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, वायुरोधी बर्तन में हम क्या कर सकते हैं, खाद्य सामग्री को रख सकते हैं। वायु के स्थान पे नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतलन द्वारा। नाइट्रोजन गैस का एक एग्जांपल ये भी है, जैसे कि आप चिप्स लाते हैं, कुरकुरे लाते हैं, उसके अंदर क्या भरी होती है, उसके अंदर हमेशा क्या भरी जाती है, उसके अंदर हमेशा जो नाइट्रोजन गैस होती है वही भरी जाती है, ताकि वो क्या ना हो, खराब ना हो, ठीक है। इसमें ये ऑक्सीजन ये क्यों होता है बताऊं तो मैं आपको बता देता हूं। जब क्या होता है, ऑक्सीजन जब किसी
तत्व के साथ क्रिया करता है तो उसके साथ साथ जो कोई विषाणु है, ये सब चीज़ें आती हैं और उसको सड़ाने लग जाती हैं, उसको खाने लग जाती हैं और अपने अपशिष्ट छोड़ने लग जाती हैं ऐसी चीज़ें से, जिससे कि वहाँ पे बूफन आने लग जाती है, वो सड़ने लग जाता है। तो इनका थोड़ा सा खास ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, प्रोटीन युक्त चीज़ें खाएं। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी ये चीज़ें की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपका आज ये चैप्टर फर्स्ट जो था, अध्याय हमारा जो पहला चैप्टर था और इतने आपके लिए नोट्स बना रखे थे हमने अच्छे अच्छे, वो आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है भाई। और इसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे कि आप आसानी से इसको लर्न भी कर सकते हैं। और इसके बाद में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं और जो पीछे ईयर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, पेशेंस रखें और अपने स्टडीपुर मिश्रा यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा ग्रो करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपकी कुछ भी हेल्प हुई है, तो आप हमारे साथ जुड़कर इस मुहिम में हिस्सा बनिए और प्रयास करिए। 100 में से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपको लगता है कि सेशन में यहाँ पे थोड़ा सा भी हमें डाउट है, तो आप हमको बेझिझक कमेंट कीजिए। अगर हमारी पॉसिबिलिटी होगी तो हम आपके लिए उसका सॉल्यूशन पक्का लेके आएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय एवरीवन।